हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। अगर आप लोग अपने काम धंधा से फुर्सत में आ गए हैं, फ्री हो गए हैं, तो चलिए कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा 2026 में बेहतर अंक भी तो लाना है। तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो आज से हम लोग आप लोगों के लिए मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो पहला लेसन है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। उसी पर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसके बारीकी बारीकी चीज़ों को। कितने नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है, और कितने नंबर ऑब्जेक्टिव में आएंगे इस चैप्टर से, कितने नंबर सब्जेक्टिव में आएंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और कौन कौन से मुख्य टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमको कवर करने के लिए मिलेगा, उन सभी पर बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम, ठीक है। और इसका जो पहला टॉपिक होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैप्टर 1 जो कि मैथ का है, वास्तविक संख्या, ठीक है, एक नए अंदाज के साथ आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बस इसका ये पहला पार्ट होने वाला है, ठीक है, ये पहला वीडियो है इस लेसन का, क्योंकि लेसन थोड़ा सा बड़ा है और लेसन को कवर करने के लिए हमको एक वीडियो जो है काफ़ी नहीं हो रहा है, इसीलिए अलग अलग पार्ट्स में जो है वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग बस पेशेंस रख के सारे वीडियो को वॉच कीजिएगा, देखिएगा अंत तक। आपको जरूर है कि कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाला है इससे, ठीक है। और हाँ, आपके ऑफलाइन क्लास से बेहतर जो है हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग बस विश्वास कीजिए हमारे ऊपर, हमारे इस चैनल के ऊपर, हमारी इस टीम के ऊपर, कि हमारा तैयारी जो है यहाँ से एक बेहतर तैयारी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम, ठीक है। देखिए, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आपके मैथ के अंदर टोटल 15 लेसन है, जिसका पहला लेसन जो है हम शुरू कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। टोटल नंबर की बात किया जाए कि इस चैप्टर से टोटल नंबर कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो 10 नंबर से 12 नंबर के बीच जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में मिलेगा 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन। अब ये 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं है केवल सब्जेक्टिव ही रहेगा, दोनों पार्ट में बांट के दिया जाएगा। यानी कि लघुतरीय क्वेश्चन की बात किया जाए, लघुतरीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में टोटल 30 पूछे जाते हैं, 30। इनमें से कोई 15 सवाल का जो है आपको जवाब देना पड़ता है। ये 30 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, कम से कम मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 2 नंबर वाले, जिसको लघुतरीय क्वेश्चन कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछेंगे ही। यानी कि 2 × 2 = 4 मार्क्स का, ठीक है। यानी 4 नंबर का क्वेश्चन लघुतरीय क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव से आ जाएगा। उसके बाद एक नंबरी की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो 6 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाले, जिसके 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से कोई एक ऑप्शन सही दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल बात किया जाए तो यहाँ से 4 नंबर यहाँ से आ गया और 6 से 8 नंबर यहाँ से आ गया। तो कुल मिलाकर 10 से 12 नंबर के बीच, कभी कभी 12 नंबर भी आता है, कभी कभी 10 नंबर भी आता है, ठीक है। इसीलिए 10 से 12 नंबर का चैप्टर जो है ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी खास हुआ ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी, कि 10 से 12 नंबर के लाने के लिए, यानी 10 से 12 नंबर लाने के लिए हमको कितना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। तो उस टॉपिक पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये मुख्य टॉपिक है जो कि हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है संख्याओं की समझ। यानी संख्याओं पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको बनाने के लिए आपको पहले संख्या की मेन जानकारी रखना पड़ेगा। संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो संख्या के पूरे खानदान के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मेन टॉपिक, पहला टॉपिक, और शुरू करने के लिए पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वह है संख्याओं की समझ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक हमारा बन जाएगा, वो बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा HCF, यानी कि मौसम निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक की बात किया जाए तो वो होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। ये HCF और LCM नाम सुनने से लग रहा होगा कि ये तो पहले ही हम लोग चौथे पांचवा पढ़ लिए हैं। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, ठीक है। चौथे पांचवा क्लास में आप लोग पढ़ लिए हैं, बस थोड़ा सा ही इसको मॉडर्न करके जो है आपके क्लास 10th में डाल दिया गया है। तो कोई नया चीज़ नहीं है, बस घिसा पिटा चीज़ है, आप लोग पहले से भी इसके बारे में जानते होइएगा, ठीक है।
चौथा टॉपिक है आपका अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का तरीका, कि क्या तरीका है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का। और चला ये जो टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का तरीका है ये वाला, ठीक है। पांचवा टॉपिक की बात किया जाए तो यह है शांत तथा अशांत परिमेय संख्या की पहचान। इससे आपको मतलब हम आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं इसमें, जिससे आप केवल सवाल को देखकर ही बता दीजिएगा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, शांत होने वाला है या फिर अशांत होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पांचवा टॉपिक। अगला टॉपिक की बात करें, छठा टॉपिक, ये आपका मिलने वाला है परिमेय संख्या के रूप में बदलने का तरीका, कि कोई भी दशमलव वाले संख्या को भिन्न वाले संख्या माने p/q के रूप में कैसे उसको बदलते हैं, परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छठा टॉपिक के तौर पर, ठीक है। तो ये रहा मुख्य टॉपिक। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे, लेकिन मेन टॉपिक की बात किया जाए तो यही है मुख्य टॉपिक, जिससे आपके एग्जाम में बनने वाले हैं 10 से लेकर 12 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आप लोग तैयार है पूरी तरह से। आज का पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए संख्याओं की समझ, यानी संख्याओं के पूरे परिवार को, पूरे खानदान के बारे में हम लोग जो है समझने वाले हैं। तो तैयार है, रेडी है आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अंक के बारे में। अंक के बारे में समझते हैं, जिसको डिजिट कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश बगल में लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश उतना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इंग्लिश को थोड़ा सा कम ही पढ़ के चलेंगे, लेकिन आप लोग जो है समझिएगा जरूर, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश में ही बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो पहले समझते हैं डिजिट के बारे में, यानी अंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अंक किसे कहते हैं बाबू? 0 से लेकर 9 तक की सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की सभी पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं, ठीक है। अब ये समझिए, 0 से लेकर, ये 9 तक का है लिखा हुआ है, 0 से लेकर 9 तक बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से टोटल कितना हो गया? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि टोटल 9 गो हुआ, लेकिन 9 गो हुआ नहीं, 9 तक है, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए इसकी टोटल संख्या की बात किया जाए तो 10 हो जाएंगे। अंक टोटल कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, जो सिंगल में रहता है, मतलब अकेला रहता है। अरे अंक अकेला है, ठीक है, लेकिन संख्या में कहिएगा तो अंकों का मेला है, ठीक है। देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 9 तक जो अंक होता है, इसमें से जो 0 होता है ना, 0, इसको बोलते हैं निरर्थक अंक। निरर्थक का अर्थ हुआ जिसका कोई सार्थक मतलब ना निकलता हो, उसको बोलते हैं निरर्थक, ठीक है। जैसे अगर आपको हम बोल दे कि, जैसे मान के चलिए आप लोग बच्चे हैं अभी, तो आप मम्मी से मांगेगा पैसा मेला देखने के लिए, तो आपकी मम्मी बोलेगी कि बेटा हम आपको देंगे 0 रुपया, ठीक है। तो आप लोग बताइए, लीजिएगा, खुश होइएगा ना, और जोर से रोइएगा, ठीक है। क्योंकि 0 का मतलब होता है, आप समझते हैं कि 0 का मतलब कुछ हो ना, मम्मी ठग रही है ना। लेकिन वहीं पे मम्मी बोल देगी कि बेटा हम आपको देंगे 1 रुपया, संतोष बांध लीजिएगा कि चलिए 1 रुपया तो कम से कम मिल रहा है ना। लेकिन मिल तो रहा है ना भाई, 1 रुपया में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। जब ये मम्मी बोली 0, तो बेटा बन गया हीरो ना, नहीं लेंगे हम, मानवे नहीं करेंगे। तो 0 का मतलब है कुछ ना होता है, सिंगल 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसीलिए 0 को बोला जाता है निरर्थक अंक। लेकिन 0 के अलावा जितने भी अंक हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक, इन सभी को बोलते हैं सार्थक अंक। जैसे 1 रुपया जब बोली मम्मी की बेटा हम आपको 1 रुपया देंगे, आप खुश होइएगा कि ना होइएगा? आपके चेहरा पर थोड़ा मुस्कान आएगा, ठीक है। यानी आप समझते हैं कि 1 रुपया मतलब 1 रुपया चॉकलेट मिलता है, 2 रुपया मतलब लॉलीपॉप मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जब आपके सामने 1 से लेकर 9 तक का कोई नंबर दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब निकलता है। इसीलिए 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक आते हैं, इनको हम बोलते हैं सार्थक अंक। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब हम समझते हैं अंक से आगे। देखिए जितने भी संख्या होता है, उन सभी संख्या का जो निर्माण होता है ना, जो बनावट होता है, वो इन्हीं 10 अंकों के मिलाकर बनता है। अगर इसमें से हम 10 में से 10 अंक हटा लेते हैं तो फिर मैथ बन जाता है खोखला, मैथ के अंदर कुछ बचता नहीं है। इसीलिए इन 10 अंकों का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी मैथ के अंदर, ठीक है, काफ़ी महत्व है ये। यानी समझिए कि ये एक बेस का काम करता है, आधार का काम करता है, और इसके ऊपर पूरी मैथ टिका हुआ है 10 अंकों पर, ठीक है ना। चलिए एक और बात, 0 का खोज किसने किया था? 0 का खोज किसने किया था ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा कि किस देश के रहने वाले थे, और खोज किसने किया था, उनका नाम क्या था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जो है बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग
अब समझते हैं संख्या के बारे में कि संख्या किसे कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको नंबर कहते हैं। संख्या क्या होता है? देखिए, संख्या एक अंदाज है, यह है किताबी भाषा, ठीक है, कि संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी संख्याएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताता है कि किस समूह में कितनी वस्तुएं हैं। स्पष्टतः सभी संख्याएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, डॉट 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 डॉट, यानी अनंत तक चला जाएगा, इन सभी अंकों से मिलकर बनता है संख्या। यानी स्पेशल बात किया जाए, अगर मुख्य तौर पर कहा जाए तो संख्या जो होता है उसमें अंकों का कई मेल होता है। कई सारे अंक जब आकर मिल जाता है तो वो संख्या का रूप ले लेता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए 3 ठो अंक का इस्तेमाल किए, जिसमें 7 है, 6 है, 5 है। एक से ज़्यादा अंक का इस्तेमाल किए ना तो ये हो गया अंकों का समूह, और यही कहलाएगा 765 एक संख्या हो गया, ठीक है। जैसे मेला में जाइएगा देखने, उसमें बहुते लोग रहता है, बहुते आदमी सब रहता है, तो उसकी संख्या को दिखाने के लिए कि भाई मेला में 500 लोग आया है, तो इस भीड़ को दिखाने के लिए, इस समूह को दिखाने के लिए एक नंबर का इस्तेमाल करते हैं। यही कहलाता है संख्या। समझ में आ गया? यानी संख्या के अंदर यही 10 गो अंक होता है, ठीक है। अंकों के समूह को संख्या बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, अब इसमें लिखा है 500, तो ये हो गया इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक ना। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में कई सारे संख्या जो है लिख कर दिखाया गया है। अब समझिए, अपना संख्या जो होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, लूल, लांगर, बतहा, कन्हा, जितने भी दिखाई दे रहा होगा, अरे भाई उसमें लूल लांगर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि संख्या के अंदर आपको कई तरह की संख्या देखने को मिलता होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिए 512, ठीक है, यहाँ लिख दिए √32, ठीक है, यहाँ लिख दिए -15, फिर लिख दिए हम 0, ठीक है, उसके बाद 0.56, इसके बाद 1.2 पे रैक रिंग, ठीक है, फिर हम दे दिए 7/9, ठीक है, 0.23 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की संख्या हम लिख दिए। तो आप यहाँ जो नंबर देख रहे हैं ये सब संख्या है, ये सब संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार की संख्या दिख रहा होगा। जैसे ये नंबर आपका पॉजिटिव है 512, लेकिन वहीं पे इस नंबर को देखिएगा तो ये निगेटिव है। अभी दोनों बराबर, मतलब दोनों एक जैसे कैसे हुआ ना, हुआ एक जैसा। तो इसीलिए संख्या के अगर परिवार की बात किया जाए तो परिवार बड़ा है भाई मेरे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हम बांटेंगे तो इस संख्या को 2 भाग में बांटना पड़ेगा हमको, ठीक है। यानी जैसे संख्या समझ लीजिए, संख्या एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका शादी विवाह हुआ, ठीक है। शादी हुआ तो उसको 2 गो लड़का हुआ, ठीक है। लड़के से हम समझाते हैं, लड़की से नहीं समझाएंगे। लड़की लोग इसीलिए दिमाग पर मत लीजिएगा, दिल पर नहीं लीजिएगा, दिमाग पर ले लीजिएगा लेकिन दिल पर नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, संख्या 2 प्रकार के होते हैं। माने संख्या का हुआ विवाह, अब किससे हुआ ये मत पूछिएगा, ठीक है। सीधा समझिए, संख्या का हुआ विवाह। अब संख्या का हुआ 2 गो लड़का, ठीक है। तो एक का नाम दिया गया वास्तविक और दूसरा का नाम दिया गया अवास्तविक, या इसी को कहा गया काल्पनिक, ठीक है। हाँ, जिसका वास्तविक नाम दिया गया हिंदी में, उसको अंग्रेजी में नाम दिया गया रियल नंबर, और जिसका अवास्तविक नाम दिया गया हिंदी में, उसको अंग्रेजी में नाम पड़ा भाई इमेजिन नंबर, ठीक है। देखिए, 2 गो लड़का हुआ, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो इसमें से वास्तविक संख्या जो था ना, वास्तविक, वो बड़ा होशियार था। 2 गो लड़का हुआ तो एगो मंदबुद्धि टाइप के निकल गया, एगो बड़ा होशियार निकल गया। जो वास्तविक है ये बड़ा होशियार निकला, अवास्तविक वाला थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के निकला। ये हम काहे बोल रहे हैं वो आगे समझिएगा जरा, ठीक है, वो आगे समझिए। यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि संख्या का जो बड़का बेटा है ना वास्तविक, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वो कैसा है, क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या कहते किसे है? वैसी संख्या जिसका वास्तव में मान निकलता हो, जिसका रियल में कुछ न कुछ मतलब निकलता हो, ऐसे नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गया? वैसी संख्या जिसका वास्तव में मान हो उसे वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्या का एक और परिभाषा बना सकते हैं। वो परिभाषा क्या बनने वाला है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के प्रॉपर्टी को माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। अब ये परिभाषा क्या बन रहा है वो आपको आगे बताएंगे। ऐसा हुआ, देखिए,
वास्तविक संख्या भाई थोड़ा थोड़ा लायक था तो शादी विवाह किया गया उसका भी। घर में भी लायक बेटा का शादी विवाह जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या उसी लायक बेटा में से था। संख्या का दो बेटा, वास्तविक और अवास्तविक, तो उसमें से वास्तविक थोड़ा लायक था, अवास्तविक थोड़ा मंदबुद्धि था, उसका शादी विवाह न हुआ। शादी विवाह न हुआ तो धियो पुता न हुआ, मतलब आगे उसका परिवार नहीं बढ़ा, ठीक है। समझिए, वास्तविक संख्या में वैसे नंबर आता है जिसका रियल में कुछ मान निकलता हो, जैसे √5 का मान आता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है। √8 है, यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पाई लिखा हुआ है, ये 2/7 है, ये 0.9 है, 0.333 डॉट माइनस में 5 है, रूट में 16 है, रूट में 5/3 है, ETC बहुत सारे आएंगे इसमें, ठीक है। तो इस सब को बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसमें हर एक नंबर का अपना एक मतलब निकलता है, अपना एक अर्थ निकलता है, अपना एक वैल्यू निकलता है, ठीक है। इसीलिए इस सब को बोलते हैं वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, हम आगे समझते हैं अवास्तविक संख्या। क्योंकि भाई देखिए, अरे है गधा बेटा, है मंदबुद्धि, लेकिन है तो संख्या के ना बेटा, तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। अवास्तविक संख्या यानी इमेजिंग नंबर, वैसी संख्या जिसका वास्तव में कोई मान न हो, जिसका रियल में कोई माने न निकलता हो, उसको अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिंग नंबर कहते हैं। जैसे रूट में है -3, इस नंबर का अपना मतलब इस नंबर का रियल मान कुछ निकलवे नहीं करेगा, इसीलिए ऐसे नंबर को अवास्तविक संख्या कहा जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या बोले हैं कि अच्छा लड़का है, कमाने वाला है, बुद्धि का थोड़ा तेज है, इसीलिए उसका शादी विवाह करवाया गया। अब शादी विवाह करवाया गया तो उसका भी 2 लड़का हुआ, एगो हुआ परिमेय और एगो का नाम रखा गया अपरिमेय, ठीक है। एगो का नाम रखा गया परिमेय और एगो का नाम रखा गया अपरिमेय। अब ये परिमेय संख्या जो है ना, इसको अंग्रेजी में नाम रखा गया भाई रेशनल नंबर, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या था इसका नाम रखा गया अंग्रेजी में इरेशनल नंबर रखा गया नाम इसका। तो हिंदी में भी नाम है, अंग्रेजी में भी नाम है, दोनों आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के। आप कहिए गुरुजी अवास्तविक, अरे भाई ये कमाने वाला ना है, वो समझते हैं ना गांव घर में जो भर दिन जो है चौक चौराहा पर ताश गोली खेलता है, मतलब गधा इतना बड़ा हो गया है, काम धंधा नहीं करता है, ऐसे आदमी को कौन शादी करवा देगा भाई, है ना। और कौन महिला इतना भाग्यशाली महिला होगी जो अपना भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में देगी, है ना। इसीलिए अवास्तविक संख्या का जो है विवाह नहीं हुआ। अब विवाह नहीं हुआ तो भाई समझ में करते हैं आगे का जो है रास्ता इसका पूरी तरह से बंद है। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हुआ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इसीलिए कहा गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम वास्तविक संख्या के दोनों होनहार लड़कों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है भाई। परिमेय अपरिमेय से एग्जाम में क्वेश्चन ठोक बजा के गारंटी है कि आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक हो और अपना Q भाई साहब जो है ना ये 0 के बराबर न हो, 0 के बराबर न हो, यानी Q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जिसमें P और Q पूर्णांक हो। अब ये क्या है भाई, P और Q पूर्णांक क्या है। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इधर लिख दिए -1, -2, -3, -4 और ये भी अपना अनंत तक चला जाएगा, ठीक है, माने बहुत सारे नंबर तक चला जाएगा, ठीक है। इन सभी नंबर को बोला जाता है पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। तो सवाल ऐसा कह रहा है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q जो है वो अपना 0 के बराबर न हो। जैसे P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या, जिसमें P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक। जब ये पूर्णांक का नाम लिए ना, जब ये हम लिए पूर्णांक का नाम, तो इसमें सारा नंबर आता है, ये सभी नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें
लिख दिया गया है कि q जो है ना अपना, ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है q के जगह पर, इसमें से कुछो ले लो q के जगह पर, लेकिन 0 ना लेना, ठीक है, 0 मत लेना। लेकिन p के जगह पर 0 चल जाएगा, इसमें से कोई भी नंबर चल जाएगा p के जगह पर, और q के जगह पर 0 छोड़ के कोई भी नंबर चल जाएगा, ठीक है। तो उन सभी नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या आपका रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में है देखिए इतना ना होता है, उसके बाद पॉइंट में हो सकता है, पॉइंट में, क्योंकि p बटे q का मतलब हुआ परिमेय संख्या। और यहाँ पर हम 2.7 लिख दिए, तो इसमें हम पॉइंट को हटाएंगे, 27/10 हो गया, तो ये 27 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। यानी पॉइंट में भी रहेगा तो वो परिमेय संख्या माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से माइनस में भी होता है, 0 भी होता है, प्लस में भी होता है, तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q जो है वो अपने 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें जैसे में 5/4, 1/2, 3/5, 0, 15, रूट में 4, रूट 4 काहे है, अभी बोले हैं रूट में ना रहता है, लेकिन रूट में ये इसलिए है क्योंकि इसका वैल्यू 2 आएगा, रूट 4 का वर्गमूल 2 आएगा, इसीलिए रूट 4 भी परिमेय होगा। उसके बाद यहाँ लिखा है रूट में अंडर रूट 2 और फिर बाई में है अंडर रूट 8, ठीक है। यानी देखिए √2/√8 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए अंदर से अंदर कटता है, रूट के अंदर से अंदर कटता है, 2 1 2, 2 चौका 8, तो अंदर में 1 और नीचे में अंदर 4, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो बाहर आ गया ना। रूट के अंदर कोई भी संख्या परिमेय न होगा, याद रखिएगा, रूट के अंदर कोई भी संख्या परिमेय न होगा। तो आप कहिएगा कि √4 कैसे हुआ परिमेय? अरे भाई √4 इसलिए परिमेय हो गया क्योंकि उसका वर्गमूल 2 हो गया और 2 एक पूर्ण संख्या है। तो जब इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्या हो रूट के अंदर, तो समझिएगा कि वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी काट उठ के बाहर आ जाना चाहिए नंबर, वो तो परिमेय बन जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा गुरुजी √5 ये तो परिमेय ना होगा। अरे ये परिमेय ना होगा, काहे? रूट लागल है, तो कहिएगा कि ओहू में तो रूट था। अरे तो दोनों का मतलब अलग ना हुआ, ये √4 था तो इसका वैल्यू 2 आया, लेकिन ये √5 है, इसका वैल्यू निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा और कहियो ना रुकेगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कहियो ना रुकेगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा। इसीलिए ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो जिसका शुद्ध वर्गमूल ना निकले, ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय नहीं बोलेंगे इसको, जरा बच के, ठीक है। चलिए अब नोट में यहां दिया हुआ है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। ये बात जानते थे आप लोग? जानते थे? चलिए नहीं जानते थे तो आपको हम बतलाते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच कैसे अनंत परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमित का मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे परिमेय संख्या होता है। कैसे? जैसे कि मान के चलिए, मान लीजिए, यहाँ पर मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं ना भाई, यहाँ सब कुछ मान के चलना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए 1 और यहाँ लिख दिए 2, यहाँ पर लिख दिए 1 और यहाँ लिख दिए 2, ये दोनों अपना परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय है और 2 भी परिमेय है। इनके बीच में कितने परिमेय होंगे? तो अनगिनत होंगे। कैसे? देखिए जैसे लिख दिए यहाँ पर 1.2, ये 1.2 1 और 2 के बीच में आता है, ये भी परिमेय संख्या हुआ। अच्छा 1.0000001, ये भी नंबर जो है ना अपना 1 और 2 के बीच में आता है, यह परिमेय संख्या हुआ। तो जिस संख्या का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आता है, चाहे वो पॉइंट में हो, ठीक है, या बट्टा में हो, लेकिन उसका वैल्यू आना चाहिए 1 और 2 के बीच में, वो सारा नंबर परिमेय होता है। और अगर वो सारा नंबर परिमेय है, इसका मतलब है कि अगर आपको हम बोल दे कि ऐसे कितना नंबर आप बना सकते हैं जिसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में आए, पॉइंट में देखे, तो कहिएगा कि ऐसे तो कहिएगा तो बहुते हम बना देंगे। कैसे? जैसे 1.000000001 है ना। अब 2 3 4 5 6 मतलब अनगिनत, अनंत, कुछ भी, तो ऐसे आप कुछ भी संख्या बना सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में देके। तो इसीलिए कहा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। बात पल्ले पर गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहां पर समझिएगा जरा, अपरिमेय संख्या के बारे में जरा समझते हैं। ये वास्तविक संख्या का दूसरा बेटा है, ये भी नकारा है थोड़ा, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं, अपरिमेय के बारे में। देखिए वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम परिमेय कहते हैं, और जो p/q के रूप में न हो उसको अपरिमेय कहते हैं।
उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, देखिए रूट में है 5 है, इसका शुद्ध वर्गमूल ना आएगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या। रूट में 3 है, इसका भी शुद्ध वर्गमूल ना आएगा, अपरिमेय संख्या। 2√3 है, अपरिमेय संख्या। जा आप कहिएगा कि सर जी इसमें 2 तो बाहर है और √3 है। अरे भाई ये इसलिए अपरिमेय हुआ क्योंकि यहाँ समझिए, ये लिख दिए 2 और यहाँ गुना लिख दिए √3। देखिए ये अपना परिमेय है, आप सही पहचाने हैं, क्योंकि ये रूट के बाहर का नंबर है और रूट के बाहर का नंबर परिमेय होता है। ये परिमेय है और ये है अपरिमेय, क्योंकि रूट के अंदर है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के साथ गुना में है ना, इसीलिए अपरिमेय है। इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको हम आगे समझेंगे कि ये अपरिमेय क्यों बना है। ठीक है, चलिए अगला है 1/√3। यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई +2। पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। बस क्षेत्रमिति के अंदर पाई का वैल्यू जो है रख लिया जाता है 22/7, 22/7 ले लिया जाता है, या 3.14 लिया जाता है पाई का वैल्यू। ठीक है, लेकिन रियल में पाई का ये वैल्यू है नहीं, बस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्षेत्रमिति के अंदर इसका मान 22/7 या 3.14 मान लिया जाता है। अच्छा, पाई का मान कभी कभी 180 डिग्री भी माना जाता है। ये कहाँ माना जाता है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, ये त्रिकोणमिति के अंदर माना जाता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए रियल में पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ अब यहां समझिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। अब ये बात को जरा समझिएगा गौर से, यहां से 1 नंबरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, तो इसको जरा हम समझते हैं। यहां पर देखिए जो कथन लिखा है उस कथन को ध्यान से पढ़िए और उस पर आपको एग्जाम्पल हम देके समझाते हैं। लिखा है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए बाबू, ये हम ले लिए 2 कौन संख्या है, रूट के बाहर है ना, तो ये अपना हुआ परिमेय संख्या। ठीक है, और एक संख्या ले लिए हम √3। अब 3 जो है, 3 का तो शुद्ध वर्गमूल नहीं आएगा, तो अपरिमेय ना हुआ जी। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसके बीच में लगा दिए जोड़ का चिन्ह। क्या लगा दिए, जोड़ का चिन्ह। तो ये जो परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपना अपरिमेय है, दोनों के बीच में लगा दिए जोड़ का चिन्ह, इसीलिए क्या बन गया, परिमेय, सॉरी अपरिमेय। ये काहे हुआ बताएं हम। देखिए परिमेय जो है ना, परिमेय ये लड़का अच्छा लड़का है, ये थोड़ा अच्छा लड़का है, और अपरिमेय जो है ना, अपरिमेय जो है ये थोड़ा खराब है। खराब क्या, चोरवा है, समझ लीजिए। अपरिमेय है चोर। क्या है, अपरिमेय चोर है। तो आप लोग ही बताइएगा जरा, हम एक कहानी बता रहे हैं, जैसे आप लोग ही देखे होइएगा गाँव घर में, अगर आप एक अच्छा लड़का है या आप एक अच्छी लड़की हैं, ठीक है, तो आपकी मम्मी बोलती होगी कि गांव के कोई खराब लड़का, आप ही के दोस्त में से, आप ही के पार्टनर में से एक लड़का ऐसा भी होगा या एक लड़की ऐसी भी होगी जो थोड़ा चोरवा चोरनिया टाइप की होगी। ठीक है, यानी देखते देखते किसी का कोई सामान गायब कर दी है ना, देखते देखते किसी के फसल नुकसान कर दी। तो इस तरह के लड़का लड़की होता है गाँव में। तो आपकी मम्मी क्या बोलती होगी, बउआ उसके साथ मत रहना, न तो वो चोर है, आपको भी चोर बना देगा। ठीक है, इस तरह की बात बोलता होगा। तो इसीलिए आपको हम बताते हैं कि ये परिमेय जो है ये एक अच्छा लड़का है, अपरिमेय जो है ये चोरवा है। तो चोरवा के साथ अगर रहिएगा तो आप भी चोरा बनिएगा कि नहीं बनिएगा, बिल्कुल बनिएगा। तो वही बात है कि अगर एक संख्या परिमेय है और दूसरा संख्या अपरिमेय है, उसके साथ आप किसी भी संबंध में हैं, किसी भी रिश्ता में हैं, दोस्त के रिश्ता में है, भाई के रिश्ता में है, या दूर के रिश्तेदार के रिश्ता में है, किसी भी संबंध में है ना भाई, तो आप भी चोर कहलाइएगा। वही बात यहाँ फिट होता है कि अगर एगो संख्या परिमेय है और दूसरा संख्या अपरिमेय है, इसके बीच में आप संबंध जोड़ का दीजिए या घटाव का दीजिए या फिर गुना का दीजिए या फिर भाग का दीजिए, जो नया नंबर बन के आएगा वो अपरिमेय कहलाएगा। बात समझ में आ गया। तो पूरे को क्या बोलिएगा, अपरिमेय। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये परिमेय नंबर और ये अपरिमेय, और इनके बीच संबंध है प्लस का। तो प्लस का संबंध हो या माइनस का संबंध, लिखा है ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल या अंतर को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिएगा, 2 + √5, इसमें का 2 परिमेय है और √5 अपरिमेय है, इसीलिए पूरे नंबर को अपरिमेय बोला जाएगा। 3 - √2, देखिए इसमें का 3 परिमेय और √2 अपरिमेय, लेकिन संबंध यहाँ घटाव का है ना, तो किसी भी संबंध में है, इसका मतलब ये पूरा नंबर अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये बहुत सारे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट समझिएगा कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय कहलाता है। अब ये ना बोले हैं कि अगर एक नंबर परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है, बीच का रिश्ता चाहे कुछ का भी हो, जोड़ का हो या घटाव का हो, गुना का हो या भाग का हो, जो नयका नंबर बन के आएगा ना वो अपरिमेय कहलाएगा। नहीं समझ में आया ना, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के मैथ को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम ले लिए दो कौन संख्या परिमेय, ठीक है, और यहाँ ले लिए √3, ये कौन संख्या अपरिमेय। अब इनके बीच में दे रहे हैं गुना दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बन के आएगा 2 √3 का है, क्योंकि रूट के अंदर से रूट के बाहर में गुना होता नहीं है। जब बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से गुना करिएगा ना तो सीधे सट जाएगा, बगल में चिपक जाएगा, ठीक है। तो 2 में √3 से गुना करिएगा तो 2 √3। अब पहले बाहर वाला को लिखिएगा तब लिखिएगा अंदर वाला को, ऐसा ना कि पहले लिख दीजिएगा अंदर वाला को अब बाद में लिखिएगा बाहर वाला को, तो 32 कहलाएगा √32, √3 दूना कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले बाहर वाला को और फिर अंदर वाला को लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जो 2 √3 कहलाएगा ये अपरिमेय कहलाएगा। तो जब भी आपको ऐसा नंबर मिले जिसमें एगो बाहर वाला हो और एगो अंदर वाला, तो खाली देखिएगा आप कि रूट के अंदर का जो नंबर है उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना आएगा तो कह दीजिएगा कि भाई ये अपरिमेय संख्या, पूरा क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये गुना में हो गया। भाग की बात करें तो यहाँ लिखा है 1/√2, यानी 1/√2 का मतलब हुआ 1/√3, ठीक है, सॉरी √2, 1/√2 हो जाएगा। तो ये नंबर भी आपका क्या होगा अपरिमेय, माने बट्टा वाला भी होता है अपरिमेय, प्लस माइनस में भी अपरिमेय, बट्टा वाला भी अपरिमेय और गुना वाला भी अपरिमेय होता है। तो ये सारा पॉइंट आपके दिमाग में सीधा सीधा बैठ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कहियो न होता है। याद रखिएगा, आप सोचते होइएगा कि सर जी ये 2 जो है परिमेय है और √2 अपरिमेय है, ये दोनों बराबर होगा? तो ना होगा, कहियो बराबर ना होगा। आप मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिएगा और एक बार कैलकुलेटर में दाबिएगा 2 और एक बार दाबिएगा √2, तो 2 दाबने पर 2 ही आएगा, लेकिन √2 दाबने पर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो बताइए दोनों बराबर ना है। इसीलिए याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परिमेय अपरिमेय समझने में आप लोग कोई कठिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है? चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या बोले है ना कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का 2 लड़का, परिमेय अपरिमेय, परिमेय थोड़ा होशियार, बापे के तरह होशियार थोड़ा, ठीक है, खूब तेजगरहा है, इसीलिए परिमेय का हो गया शादी। अब परिमेय को हुआ शादी तो इसका भी हुआ 2 लड़का, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। लेकिन अपरिमेय का शादी विवाह न हुआ शादी विवाह, इसीलिए उसका आगे का जो है रास्ता भी नहीं है, मतलब आगे भाई उसका पीढ़ी बढ़वे नहीं किया ना, ठीक है। लेकिन परिमेय का हुआ शादी विवाह, इसीलिए इसका 2 संतान, एगो पूर्णांक संख्या और एगो भिन्न संख्या, माने इंटीजर नंबर, और एगो होता है फ्रैक्शन नंबर, अंग्रेजी वाला नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, काम देगा आपको, ठीक है। चलिए पूर्णांक संख्या के बारे में समझते हैं पहले। तो देखिए पूर्णांक संख्या, इससे पहले आपको बताए हैं कि जितनी भी संख्या है चाहे वह धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर माने प्लस में, चाहे ऋणात्मक हो, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस में, या फिर शून्य हो, शून्य का मतलब होता है 0, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कोई भी नंबर लिख दिए, जैसे 15, ये कौन नंबर? धनात्मक संख्या, प्लस में है ना तो पूर्णांक संख्या। माने कोई भी प्लस में संख्या लिख दीजिए, या माइनस में कोई संख्या लिख दीजिए, या लिख दीजिए 0, ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। तब मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए प्लस में 12, ये कौन संख्या हुआ? पूर्णांक ना हुआ? बिल्कुल हुआ पूर्णांक। 0 पूर्णांक संख्या हुआ, -5 पूर्णांक संख्या हुआ। तो जितनी भी संख्या है चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो या फिर 0 हो, ये सभी संख्या पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्या का भी हुआ शादी। अब पूर्णांक संख्या का हुआ 3 गो संतान, एगो हुआ धनात्मक पूर्णांक, एगो ऋणात्मक पूर्णांक, एगो हुआ शून्य। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, इसका अंग्रेजी में नाम है पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहिए या धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर, या फिर इसको निगेटिव नंबर भी कह सकते हैं। और तीसरा है शून्य, मतलब अंग्रेजी में कहिएगा तो 0, ठीक है।
चलिए, तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। अरे भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या का भी 2 प्रकार का होता है। भिन्न संख्या भी होता है 2 प्रकार के, एक होता है साधारण भिन्न और एक होता है दशमलव भिन्न। जरा यहाँ पर देखिए, भिन्न संख्या के बारे में लिखा है। भिन्न संख्या भी होता है 2 प्रकार के। पहले भिन्न संख्या कहते किसे हैं वो समझिए। देखिए, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। अंश बटा हर के रूप में होने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए, अंश ऊपर होता है और ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो संख्या अंश बटा हर के रूप में होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे? भिन्न संख्या। इसमें अंश और हर ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। दोनों आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। और हर जो है ना, हर ये आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। कौन? हर। हर 0 नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी आता है और प्लस की संख्या भी आता है। माइनस की संख्या पूर्ण में नहीं आएगा, पूर्णांक में आता है माइनस, पूर्ण में ना आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, भिन्न संख्या समझ में आ गया। जैसे कि 1/2 हो गया, 3/7 हो गया, 5/4 हो गया, 0.1, 0.35, सॉरी 1.35, 7, 12, 170 etc इत्यादि। ठीक है, भिन्न संख्या होता है 2 प्रकार के, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। ठीक है, यानी सिंपल फ्रैक्शन और डिसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी 2 प्रकार के होता है भिन्न संख्या, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। इसके बारे में ज़्यादा हमको चर्चा नहीं करना है, फिर भी आपको बतला देते हैं। साधारण भिन्न में पॉइंट नहीं लगा होता है, जैसे 3/5, ठीक है, 7/9, 8/2, ये सभी नंबर जो है साधारण भिन्न को प्रेजेंट करता है। और दशमलव भिन्न की बात किया जाए तो इसमें पॉइंट लगा होता है 0.29, 1.76, 1.2, ये सभी संख्या कौन है? दशमलव भिन्न है। तो बात समझ में आ गया। चलिए, तो भिन्न संख्या 2 तरह के होते हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। इतना तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए यहाँ पे अब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से आया? कहाँ से आया? पूर्णांक संख्या के 3 गो बेटा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और एगो 0। तो उसी में कहा धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, प्लस की जितनी भी संख्या आपको दिखाई देता है ना, वो सभी संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, माने पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है, हाँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस में, केवल प्लस में, माइनस वाला को नहीं लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये सभी नंबर धनात्मक पूर्णांक कहे जाते हैं। ठीक है, चला समझिए। एक होता है प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या जो है ना, ये पूर्णांक संख्या का प्रकार नहीं है, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन धनात्मक पूर्णांक से ही जुड़ा हुआ है। प्राकृत का कनेक्शन देखिए, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर अभी किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत। अब इसमें आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी अनंत तक जाएगा। तो देखिए, दोनों का एग्जाम्पल सेम है कि नहीं है? बताइए तो आप लोग, दोनों का एग्जाम्पल सेम है। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या हम बोल सकते हैं। अब आपसे पूछेगा सवाल यहाँ पर कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो कहिए गुरुजी, शुरू होता है प्राकृत संख्या 1 से, तो सबसे छोटका प्राकृत संख्या 1 के न हुआ? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। ठीक है, जहां से शुरू होता है वो सबसे छोटा हुआ। ठीक है, और जहां खत्म होता है वो सबसे बड़ी हुआ। तो अगर सबसे छोटा प्राकृत संख्या पूछ ले तो 1 होता है, सबसे छोटा प्राकृत पूछेगा तो 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्राकृत पूछेगा तो वो अनंत होता है। अनंत होता है। बात समझ में आ गया? तो धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, माने माइनस की जितनी भी संख्या है वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या कहलाता है। माइनस की संख्या, जितना भी आपको निगेटिव नंबर मिलेगा ना माइनस वाला, वो सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। माइनस के कोई भी नंबर लिख दीजिए, जैसे -30 लिख दिए, कौन संख्या? तो ऋणात्मक पूर्णांक। -100 लिख दीजिए, कौन संख्या? ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन सीधे 100 लिखिएगा, कौन संख्या? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? थोड़ा पहले आप लोग नाम सुने हैं ना, आप शुरू में बताए थे कि अंक किसे कहते हैं, वही में बता दिए थे कि 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है पूर्ण संख्या, उसको अंक कहते हैं। अंक कहते हैं, है ना? तो पूर्ण संख्या क्या होता है उसको समझिए। देखिए, 0 माने 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत माने कौन चीज? अरे प्राकृत माने गिनती, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो मार्कर फेंक के मारेंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या,
प्राकृत माने गिनती की संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती को प्राकृत बोलते हैं। तो गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक ले, अनंत तक ले, ठीक है। ये हुआ गिनती की संख्या माने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? 1 से शुरू हुआ। लेकिन इसी का स्टार्टिंग जब 0 से करेंगे ना, तो ये प्राकृत संख्या नहीं हुआ, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। तो जब गिनती हम 0 से शुरू करते हैं तो उसको पूर्ण कहते हैं, और जब गिनती 1 से शुरू होता है तो उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए 0 1 2 3 4। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे ऐसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या कहिएगा? 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे, सबसे छोटी प्राकृत पूछ ले तो 1 कहिएगा, क्योंकि प्राकृत की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण की शुरुआत 0 से होती है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं आगे। सम संख्या किसे कहते हैं? सब संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, माने जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटने वाला है वो सभी संख्या सम संख्या कहलाता है, माने इवन नंबर कहलाता है। अब 2 से कटने वाला कौन कौन संख्या होगा? याद रखिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ये 5 गो में से कोई लगा रहेगा, समझिएगा वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक हो ना इकाई की जगह पर, वो संख्या पक्का है कि 2 से कटेगा, और जब 2 से कटेगा संख्या सम कहलाएगा। समझ में आ गया ना? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 है ना, ये सभी संख्या सम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है, तो सम संख्या की शुरुआत होती है 2 से। तो सबसे छोटी अगर बात पूछेगा, माने पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या की बात करेगा तो वो कौन होगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद कौन होगा? 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8। ये सभी सम संख्या, ठीक है, क्योंकि ये सभी नंबर 2 से कटने वाला है, ठीक है। चलिए अब विषम की बात किया जाए तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, मतलब ऑड नंबर बोलते हैं। अब 2 से कौन कौन संख्या न कटेगा? तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इसमें से कोई भी एक अंक अगर है इकाई के स्थान पर, समझिएगा 2 से तो ना कटेगा भाई मेरे, 2 से नहीं कटने वाला, ठीक है। चलिए जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ठीक है, 15 17 ये भी जाएगा अनंत तक ले, ठीक है, अनंत तक जाएगा। समझिएगा जरा, सबसे छोटी विषम पूछेगा तो कहिएगा गुरुजी 1, क्यों? क्योंकि शुरुआत हो रहा है विषम की 1 से। उसके बाद कौन है? तो 3 है। उसके बाद कौन है? तो 5 है। अरे एक को छोड़ छोड़ के देखिए, एगो 1 हुआ, 2 को छोड़िएगा एगो 3 हुआ, 4 को छोड़िएगा तो 5 हुआ, 6 को छोड़िएगा 7 हुआ, 8 को छोड़ के 9 हो गया, 10 को छोड़ के 11 हो गया। तो इसके बीच में किसको छोड़े? 2 को, इसके बीच में 4 को, यहाँ 6 को छोड़ दिए, यहाँ 8 को छोड़े, यहाँ 10 को छोड़े। तो जिसको जिसको छोड़ रहे हैं ना विषम में, जिसको जिसको विषम संख्या में छोड़ रहे हैं वही तो सम संख्या है, ठीक है, और जिसको सम में छोड़ेंगे वो विषम संख्या है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना है भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्या होता है भाई? वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं या यौगिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक भी कह सकते हैं इसको, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कह सकते हैं, ठीक है। माने जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, माने कोई भी संख्या ले लीजिए वो 1 से तो कटवे करेगा, कोई भी संख्या ले लीजिए पक्का है कि 1 से कट जाएगा और वो खुद से कटेगा। जैसे यहाँ a लीजिएगा तो 1 से कटवे करेगा और a जो है a से कटवे करेगा, ठीक है। अगर वो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से कट रहा है तब जाके क्या होगा? तब जाकर होगा भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 4 के बारे में तनका विचार कीजिए, 4 1 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा 4 बार में। अच्छा 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 1 से तो कट गया, 4 से भी कट गया, ये दोनों के छोड़ के किसी और से कटेगा तो कहिएगा जी। किससे कटेगा? 2 से कटेगा ना 4, हाँ कटेगा।
इसीलिए भाज्य संख्या हुआ ये, ठीक है। माने भाज्य संख्या का मतलब हुआ एक से और खुद के अलावा किसी और संख्या उसको काट दे, भाज्य संख्या। जैसे 6 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसके अलावा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो हुआ ना भाज्य संख्या। अरे खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए, एक और खुद को छोड़कर किसी और नंबर से कट जाए, भाज्य संख्या हो गया। लेकिन जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, माने प्राइम नंबर बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे बात करिए 5 का। अब बताइए 5 किस किस से कटेगा? तो 5 कटेगा 1 से, बिल्कुल कटेगा। 5 कटेगा आपके 5 से, बिल्कुल कटेगा। लेकिन ये दोनों के अलावा किसी और से कटेगा 5, तो कहिएगा ना 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 कटेगा। इसीलिए ये संख्या आपका क्या कहलाएगा? ये नहीं कटने वाला है, 1 और 5 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या बोलते हैं, याद रखिएगा, रूढ़ संख्या। तो वैसी संख्या जो स्वयं का मतलब वो संख्या खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में 2 के बारे में तनका विचार कीजिए था, तो भाई मेरे 2 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसके अलावा 2 को किसी और नंबर से काट पाइएगा आप? न काट पाइएगा। इसीलिए 2 क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। 3 क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या। 7 अभाज्य संख्या। 11 अभाज्य संख्या। 13 अभाज्य संख्या। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से हुआ? 4 से। इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4। हाँ समझिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 2 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। हाँ, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, याद रखिएगा, सम वाला में, ठीक है। तो इसमें से अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिएगा। इसमें से कोई भी संख्या सम है? सम माने 2 से कटने वाला है, तो एगो है ना 2 है जो 2 से कटने वाला। इसके अलावा कोई है? तो इसके अलावा कोई भी नहीं है। माने अभाज्य संख्या के ग्रुप में एक संख्या 2 ऐसा है जो सम है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि सम अभाज्य संख्या कौन है? तो सम अभाज्य संख्या आपका 2 है। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है, ठीक है। सम के साथ साथ अभाज्य भी है। 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है। इसीलिए 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य कहलाता है, माने सम भी कहलाता है और अभाज्य भी कहलाता है। अभाज्य में कोई भी नंबर देखिए ना, किसी भी नंबर को आप उठा के लाइए, सम है वो नहीं है। इसीलिए सम अभाज्य संख्या वो एक ही है, वो कौन है? तो 2 है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, देखिए सह अभाज्य संख्या यानी संख्याओं का ऐसा युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा में कितना होता है? 2 को बोलते हैं हम लोग जोड़ा, ठीक है। यानी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मौसा माने HCF निकालने पर 1 आए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 12 और 17 का मौसा निकालिएगा ना, मौसा माने HCF, तो इसका HCF जो है वो 1 आएगा। निकालिएगा आप लोग 12 17 का HCF 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 25 और 36, इसका HCF निकालिएगा 1 आएगा। 19 और 8 का HCF 1 आएगा। माने संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मौसा 1 आए, वैसी संख्या को जोड़ा को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या का जोड़ा, युग्म बोलते हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्या का जोड़ा ऐसे संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका HCF निकालने पर हमेशा 1 आए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सह अभाज्य संख्या। चलिए अब यहाँ पर लिखा है कि 2 एकलौता ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है। इसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे समझिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 टाइप के होता है।
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या टाइप के होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो पहले समझते हैं शांत दशमलव प्रसार को। ठीक है, देखिए यदि किसी परिमेय संख्या के हर से उसके अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए 3/25 है, 3/25 के नीचे में क्या है? 25 है, तब 25 से आप भाग दीजिए किस में? 3 में। ठीक है, पॉइंट लगाइए, जीरो दीजिएगा यहाँ पर, जीरो नहीं, एक बार लगेगा 25। ठीक है, 25 लगेगा, यहाँ 5 बचेगा, पॉइंट लगाया जीरो, 25 दूना कितना हुआ? 50। अब बताइए ये पॉइंट के बाद जाने पर कट गया पूरा पूरा, मानी इसका वैल्यू आया 0.12। ठीक है, अब बताइए एक बात कि ये दशमलव के बाद पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा? इसके नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में जब भाग दिए हैं तब पॉइंट के बाद पूरा पूरा कटा ना। तो जो परिमेय संख्या पूरा पूरा कट जाए, माने उसके नीचे वाले नंबर से, माने हर से अंश में भाग देने पर पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाता है, ऐसे परिमेय संख्या को माने ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, 13/8 है, 17/50 है, 9/80 है। ठीक है, इन सभी का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कोनो ऐसनो होता है जिसका पॉइंट के बाद कटवे नहीं करता है। जैसे 3/7 है ना, अब आपको 7 से भाग देना है 3 में, 7 से भाग देना है 3 में। ठीक है, पॉइंट लगाइएगा 0। देखिए 7 चौका कितना होगा? 28 होगा, 28 2 पॉइंट लगाया 0, 7 दूना 14, 14 6 0, 7 8 कितना होगा? 56 होगा। ठीक है, 4 बचेगा 4, पॉइंट लगाया 0, 7 पंचे होगा 35, 35 5 पॉइंट लगाया 0, 7 7 49, 49 1 पॉइंट लगाया 0, 7 1 7, यानी 10 के नीचे कितना होगा? 7 होगा। फिर 3 बचेगा 0, देखिए फिर 30 आ गया, मैंने ये कभी कटवे नहीं करेगा, कितनों भाग दीजिएगा ना तो ये कटेगा, यानी रिपीट हो रहा है। देखिए 0.428571, इसके बाद क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, तो इस पर रेकरिंग मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा माना जाएगा? अशांत माना जाएगा। मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, शांत और अशांत। शांत वो होगा जिसके हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद भी पूरा पूरा कट जाए, उसको शांत बोलेंगे। और जिसके हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बादो पूरा पूरा न कटे, वही अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके पूरे संख्या पर रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी, उन सभी के बारे में आपको हमने बारीकी से समझाया है, बताया है, बड़े ही रोचक ढंग से, रोमांचक ढंग से बताया है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को फुल्ली समझ में आया होगा, बढ़िया समझ में आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट पर हम बात किए हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी जो है कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है ये सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और एक बात, अगर आप लोग मैथ में कमज़ोर है तो इसके लिए बेसिक बैच जो है चला रहे हैं हम। चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, चेक कीजिएगा। बेसिक बैच 0 to हीरो करके जो है वहाँ लिखा हुआ 6 to 10 करके, उसमें जाइएगा और वहाँ से देखिएगा तो पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। वीडियो नंबर 1 से पूरा 0 लेवल से मैथ हम वहाँ पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। अगर कमज़ोर है मैथ में, मैथ सीखना है 0 लेवल से तो। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहे पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद।